अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड्स। हमने जनरली उसके बहुत डिस्कस किया, फिर उसकी दो टाइप्स मैंने बताई आपको, डीएनए और आरएनए। डीएनए को हमने डिटेल में देख लिया था और मैंने कहा था डीएनए अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। आज जो दूसरी टाइप हमने न्यूक्लिक एसिड की पढ़नी है उसका नाम है आरएनए। ये मेरा बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, ज़रा गौर कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी मेरा बच्चा। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? अब मैं बार बार इसको बताऊं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले बता देता हूँ मेरा बच्चा। इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड इस वजह कहा जाता है मेरा बच्चा कि इसमें इस न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं ना, उन न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर इस्तेमाल होती है, क्योंकि शुगर मैंने कहा था दो तरह की होती है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, एक राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में इस्तेमाल होती है और राइबोज शुगर आरएनए में इस्तेमाल होती है। और राइबोज वाली में कार्बन शुगर में, क्योंकि वो पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर होती है ना मेरा बच्चा, तो उसमें कार्बन नंबर 2 पे OH मौजूद होता है। लेकिन जो डीएनए में इस्तेमाल होती है शुगर, उसकी जो अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है, इसी वजह से उसके साथ वर्ड डीऑक्सी इस्तेमाल करते हैं मेरा बच्चा। आरएनए जो है ना आपके पास, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। मेरा बच्चा पॉलीमर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ आपस में लंबी चेन, आप मतलब कि एक एक मोनोमर, उसका एक एक टुकड़ा आपस में जुड़ता है और लंबी एक चेन बनती है तो पॉलीमर बन जाता है। अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, जो यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड जिन्होंने आरएनए बनाना है, ठीक है, वो जब आपस में हर राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और लंबी चेन बनेगी और उस चेन को आप आरएनए बोलेंगे मेरा बच्चा। आरएनए इज़ बेसिकली अ सिंगल स्ट्रैंडेड मालिक्यूल। मेरा बच्चा आरएनए जो है ना आपके पास एक सिंगल, डीएनए में हमने पढ़ा था कि ये डबल स्ट्रैंडेड मालिक्यूल होता है, लेकिन आरएनए जो है ना मेरा बच्चा आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड मालिक्यूल होता है। बट इट मे बी फोल्डेड बैक ऑन इट सेल्फ टू फॉर्म डबल हेलिक्स। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरा बच्चा कि ये अपने ऊपर ही फोल्ड बनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है ना, ये इस तरीके से ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये मुड़ के खुद ही अपने ऊपर ऐसे स्टैंड बनाना शुरू कर देता है और ये लगता है ऐसे है कि ये डबल हेलिक्स है, लेकिन ये डबल हेलिक्स होता नहीं है मेरा बच्चा। द नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग इन आरएनए इज एडेनिन always bind with uracil and guanine always bind with cytosine। मेरा बच्चा देखे ना, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए में जब फ़र्क हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात कही थी कि नाइट्रोजनस बेसिस की बात की थी उस फ़र्क में। तो मैंने कहा था कि डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का फ़र्क भी है, और वो कैसे है कि डीएनए के अंदर जो है ना एडेनिन थायामीन के साथ बाइंड करती थी और गुआनिन साइटोसिन के साथ। लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है, गुआनिन तो साइटोसिन के साथ बाइंड करती है, लेकिन एडेनिन जो है ना थायमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है मेरा बच्चा, ठीक है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मेरा बच्चा आरएनए बनता किधर से है, इसको डीएनए बनाता है। कौन बनाता है? डीएनए बनाता है, और इस एक प्रोसेस के थ्रू बनाता है, प्रॉपर एक प्रोसेस। इसकी सेकेंड ईयर में एक्सप्लेनेशन पढ़ी है चैप्टर नंबर 20 में। डीएनए से आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में डीएनए आरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं मेरा बच्चा। अब हमारे पास आरएनए की 3 टाइप्स हैं मेरे बच्चा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए, इसको लिखते कैसे हैं? स्मॉल m और आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल t आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल r आरएनए। अब इनकी डिटेल पढ़ेंगे, आपका आरएनए वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा मेरा बच्चा। सबसे पहले ये एम है, ये एम लिखा हुआ है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को डिस्कस कर लेते हैं मेरा बच्चा। इट टेक्स अ मैसेज फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन। इस लाइन की समझ आई? नहीं आई? मैं समझा देता हूँ मेरा बच्चा। ये चीज़ देख लें, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना, ये एक सेल है, क्या है? ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये पड़ा है इसका डीएनए। क्या पड़ा है? डीएनए। और राइबोसोम्स आपको पता है कहाँ पे मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये साइटोप्लाज्म है इसका, यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे डीएनए। अब देखें ना, एक प्रोटीन बना, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं, तो ये डीएनए खुद तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो आप एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड पड़ा है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो डीएनए खुद निकल के तो नहीं आ सकता ना साइटोप्लाज्म
के अंदर और फिर राइबोसोम के साथ मिले और उसको बताया कि भाई ये फ़लाँ तरह की प्रोटीन बनानी है, क्योंकि वो खुद इस वजह से नहीं आता क्योंकि इसके एक तो इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और दूसरा डीएनए जब, क्योंकि ये सीक्रेट है, आप देखें ना, आप कोई भी अब आपके पास कोई राज होता है तो आप उसको किसी, अगर कहीं किसी को बताना भी हो तो आप उसको बड़ा तरीके से पहुंचाते हो, ठीक है, एक अथेंटिक सोर्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ऐसे नहीं जाके मस्जिद में ऐलान करवा देते कि ताकि फ़लाँ बंदे को पता चल जाए, या मतलब क्या, या आप खुद भी नहीं चले जाते, ये उस चीज़ को साथ लेके नहीं चले जाते। तो क्या होता है मेरा बच्चा, डीएनए एक तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, दूसरा डीएनए की कंपोजिशन ऐसी है कि अगर वो, क्योंकि वो इसी वजह से इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद किया गया है, क्योंकि ये डी अगर साइटोप्लाज्म में जाता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर तरह तरह के मॉलिक्यूल पड़े हैं, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को इसके साथ, डीएनए के साथ रिएक्ट करके डीएनए के स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको बंद कर रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी हदायत कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है राइबोसोम तक कैसे पहुंचाता है मेरा बच्चा, मैसेंजर आरएनए की तरह सूरत में। डीएनए क्या बनाता है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, पहला मैसेंजर आरएनए बनाता है, और इस मैसेंजर आरएनए को इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ भेजा जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास। और यही बात मैंने इधर लिखी है मेरा बच्चा, अब इसको मैं स्टडी करने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, टेक्स मैसेज फ्रॉम द डीएनए, यानी कि डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाता है ना, तो वो डीएनए से मैसेज लेके, और वो डीएनए पड़ा किधर है, न्यूक्लियस के अंदर। इट टेक्स मैसेज फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस, यानी कि मैसेज लेता है मैसेंजर आरएनए डीएनए से, और वो डीएनए पड़ा किधर है, न्यूक्लियस के अंदर, टू द राइबोसोम, और उस मैसेज को मैसेंजर आरएनए पहुंचाता किधर है, राइबोसोम के पास, और वो राइबोसोम किधर पड़ा है, इन द साइटोप्लाज्म। और क्यों मैसेज लेके आता है, टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन। अब समझ आई। अच्छा मेरा बच्चा, अगली बात, the messenger RNA that the message that messenger RNA brings from DNA help the ribosomes to arrange amino acid in a particular सीक्वेंस टू फॉर्म अ पार्टिकुलर प्रोटीन। अब मेरा बच्चा बात समझे, देखे ना, अब मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। लेकिन अब अमाइनो एसिड भी पड़े हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो किसी को भी पकड़ के लगा के लंबी लाइन में लगा के प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड। लेकिन उसको नहीं पता कि अगर मैंने एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनानी है तो अमाइनो एसिड को किस तरतीब से मैं जोड़ूंगा तो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनेगी। तो वो तरतीब यानी कि वो सीक्वेंस उसको कौन बनाता है, डीएनए बताता है मैसेज की फॉर्म में, और वो मैसेज फिर किस फॉर्म में डीएनए भिजवाता है राइबोसोम तक, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। तो यही बात जहाँ पे लिखी गई है मेरा बच्चा कि द मैसेज दैट मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स फ्रॉम डीएनए हेल्प द राइबोसोम, कि वो मैसेज जो मैसेंजर आरएनए डीएनए से लेके आता है वो राइबोसोम्स की मदद करता है टू अरेंज द अमाइनो एसिड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस टू फॉर्म अ पार्टिकुलर प्रोटीन, कि वो मैसेज जो मैसेंजर आरएनए डीएनए से लेके आता है वो मैसेज राइबोसोम्स को हेल्प करता है कि राइबोसोम उस मैसेज को पढ़ के अमाइनो एसिड को एक खास तरतीब से जोड़ के एक खास तरह की प्रोटीन को बनाए। अब मेरा बच्चा अगली बात, the length of messenger RNA is variable and depend upon the size of protein for which it carries message। मेरा बच्चा इस लाइन की आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको ये एग्जांपल इसकी एक डिस्कस करूंगा। If one want to make a protein consisting of 1000 amino acid, the messenger RNA which carries information for it will have a length of 3000 nucleotides। मेरा बच्चा देखें, अगर हमने बनानी है प्रोटीन और वो प्रोटीन मुश्तमिल हो 1000 अमाइनो एसिड्स पे, हमने एक प्रोटीन बनवानी है और वो प्रोटीन हम चाहते हैं कि कितने अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल हो, 1000 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल हो। तो मेरा बच्चा मैंने आपको पहले बताया था कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस डीएनए शो करवाता है और उस सीक्वेंस को कोडान कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक डीएनए मैसेज करता है, डीएनए राइबोसोम के पास मैसेज भेजेगा, यानी कि ये देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास है ना, ये राइबोसोम पड़ा है, ये क्या पड़ा है, राइबोसोम पड़ा है मेरे बच्चा, और ये आपके पास मैसेंजर आरएनए आ गया, ऊपर क्या आ गया, mRNA। तो मेरे बच्चा एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, इन 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल एक कोड होगा
उस कोड को कोडॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोडॉन बोलेंगे। अब ये कोडॉन इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेके आएगा, यानी कि डीएनए कोड भेजेगा, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल एक कोड आएगा और वो एक कोड एक अमाइनो एसिड के लिए होगा। ये 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल एक कोडान आएगा और वो एक कोडान एक अमाइनो एसिड, मिसाल के तौर पर इस कोडान में मैसेज है, यानी कि ये कोडान है वेलिन के लिए, तो राइबोसोम इस कोडान को पढ़ के वेलिन अमाइनो एसिड लगवा देगा। फिर अगला कोडान पढ़ेगा, फिर ग्लूटामिक एसिड लगवा देगा, फिर अगला कोडान पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड लगवा देगा। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड लगते जाएंगे और प्रोटीन की एक लंबी चेन आपके पास बनती जाएगी मेरा बच्चा, ठीक है। तो देखें ना, यही बात है, तो यही बात लिखी गई है कि जितने अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनवानी है ना, तो उतनी लेंथ का आपके पास मैसेंजर आरएनए होना चाहिए। यानी कि आपने अगर 1000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनवानी है ना, तो मेरा बच्चा अब देखें 1000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन और एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड ज़रूरी हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होगा तो एक अमाइनो एसिड लगेगा, और आपने 1000 अमाइनो एसिड लगवाने हैं, तो 1000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि मैसेंजर आरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए? 3000। कितने? 3000 न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए आएगा तो वो 1000 अमाइनो एसिड को लगवाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है मेरा बच्चा कि जो लेंथ है ना मैसेंजर आरएनए की, ये देखिए इधर दोबारा किधर गई, ये पढ़िए, द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए इज़ वेरिएबल, ये मुख्तलिफ होती है, एंड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ प्रोटीन फॉर इट कैरीज मैसेज, कि जो लेंथ है ना मैसेंजर आरएनए की मेरे बच्चे वो मुख्तलिफ होती है और वो डिपेंड करती है उस प्रोटीन के साइज़ पे जिस प्रोटीन को बनवाने के लिए मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा है। और यही बात इधर लिखी गई एग्जाम्पल में भी कि अगर आपने एक प्रोटीन बनवानी है जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स हों, तो मैसेंजर आरएनए के पास 3000 न्यूक्लियोटाइड का होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड लगवाते हैं, तो इसी तरह 1000 लगवाने हैं तो 3000 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दें तो आपके पास मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड। आखिरी पॉइंट मेरा बच्चा मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए इज़ 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चा देखें ना, मैसेंजर आरएनए 3 तरह के होते हैं सेल के अंदर, आरएनए 3 तरह का होता है सेल के अंदर, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीनों आरएनए जो है ना 100% बनाते हैं आरएनए का, तो उस 100% में सिर्फ 3 to 4% मैसेंजर आरएनए होगा, बाकी ये दो होंगे ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मेरा बच्चा। अच्छा, ये तो था बच्चे आपके पास मैसेंजर आरएनए। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफर आरएनए पे। It transfer amino acids from cytoplasm to the ribosome to form specific protein according to the information provided by the messenger RNA। बच्चे ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और राइबोसोम्स को देगा, ठीक है। और इसको पता कैसे चलेगा ट्रांसफ़र आरएनए को मैंने कौन सा अमाइनो एसिड लेके आना है, इसको बच्चे कौन बताएगा? मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, यानी कि राइबोसोम पहले पढ़ेगा मैसेंजर आरएनए से कि वेलिन को लेके आना है, तो ये राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए को बोलेगा वेलिन को ले आओ, तो ये जाके वेलिन को ले आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ये दोबारा मैं बता देता हूँ मेरा बच्चा, अभी मैसेंजर आरएनए का मैंने इधर बताया ना आपको, ठीक है, कि ये देखें कि डीएनए मैसेज भेजता है राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब मैसेंजर आरएनए आ गया यहाँ पे, ठीक है, मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आ गया। अब राइबोसोम क्या करेगा? इस मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा मेरा बच्चा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन पड़ी है कि पहले कौन सा अमाइनो एसिड लगवाना है, फिर उसके बाद कौन सा लगवाना है, फिर कौन सा लगवाना है। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं, ठीक है। 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन बनानी है तो 20 तरह के अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। हर तरह की प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह के अमाइनो एसिड आपस में रीअरेंज होते हैं और प्रोटीन्स बनती जाती हैं। तो मेरा बच्चा राइबोसोम क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए से इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा। अब मिसाल के तौर पर उसने पहला कोडॉन पढ़ा और राइबोसोम को पता चल गया कि अब वेलिन लगवाना है, तो राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए को बोलेगा। किसको बोलेगा? ट्रांसफर आरएनए को बोलेगा कि भाई जाओ
साइटोप्लाज्म के अंदर घूमो और जिधर भी वेलिन पड़ा है, वेलिन अमाइनो एसिड, उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो वो ट्रांसफर आरएनए जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा और वो वेलिन को पकड़ के राइबोसोम के पास ले आएगा मेरा बच्चा। बात समझ आई? फिर दूसरा, राइबोसोम फिर पड़ेगा मैसेंजर आरएनए को, कोडॉन पड़ेगा, वो 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन कोड पड़ेगा और फिर वो ट्रांसफर आरएनए को बोलेगा जाओ भाई अगला ग्लूटामिक एसिड को पकड़ के ले आओ। वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ग्लूटामिक एसिड को पकड़ के लेके आएगा। एक बात और याद रखें मेरा बच्चा, हर अमाइनो एसिड को लाने के लिए, पकड़ के लाने के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए होगा। और मैंने अभी बात की कि यानी कि देयर इज वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। यानी कि विलीन को लाना है तो इसके लिए ट्रांसफर आरएनए अलग होगा, ग्लूटामिक एसिड को लाना है तो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए अलग होगा, और बाकी जो 18 बचते हैं उनको भी अगर पकड़ के लाना है तो उनके लिए भी 18 ट्रांसफर आरएनए अलग अलग होंगे। तो मेरा बच्चा इस तरीके से हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने अभी बात की कि 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो फिर ट्रांसफर आरएनए कितने चाहिए होंगे? 20 ही चाहिए होंगे ना मेरा बच्चा, क्योंकि 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास और वही अरेंज रीअरेंज होते हैं और जहाँ पे लगते हैं और प्रोटीन बनती है। तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 तरह के हम ट्रांसफर आरएनए ज़रूरत पड़ेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं मेरा बच्चा। It transfer amino acid from cytoplasm to the ribosomes to form a specific protein according to the information provided by the messenger RNA। अब समझ आई मेरा बच्चा कि राइबोसोम को अमाइनो एसिड ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर किधर से करेगा? साइटोप्लाज्म से पकड़ के ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड पकड़ेगा और राइबोसोम को देगा। और कैसे देगा? वो मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा ना, और फिर हम ट्रांसफर आरएनए को कहेगा कि फलां अमाइनो एसिड को पकड़ के मेरे पास ले आओ। देयर इज वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड। अभी मैंने बात की ना कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होगा। एज 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म प्रोटीन, सो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ आरएनए। क्योंकि 20 तरह के अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन को बनाने के लिए, तो वो हर अमाइनो एसिड को पकड़ने के लिए एक ख़ास किस्म की चिंजी इस्तेमाल होगी, ख़ास किस्म का ट्रांसफ़र आरएनए इस्तेमाल होगा। तो फिर 20 अमाइनो एसिड हैं तो 20 ट्रांसफ़र आरएनए भी होने चाहिए हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इधर हमने बात की थी मेरा बच्चा मैसेंजर आरएनए में, तो हमने कहा था कि मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है ना, जो लंबाई है, वो प्रोटीन के साइज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन जहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए की लंबाई जो है ना, वो प्रोटीन के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। ट्रांसफ़र आरएनए स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, हैविंग लेंथ ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। मेरा बच्चा इसके अंदर जो है ना 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड मिलके ट्रांसफ़र आरएनए बनाते हैं। ये आपके पास MCQs भी आएगा। और जहाँ पे हमने बात की थी मैसेंजर आरएनए में कि टोटल आरएनए का 3 to 4% होता है मैसेंजर आरएनए, लेकिन जो ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें मेरा बच्चा, तो ये टोटल आरएनए का 10 से 20% होता है। ट्रांसफ़र आरएनए इज 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए इन अ सेल। बात क्लियर? अब आ जाते हैं आखिरी टाइप पे, जिसका नाम है मेरा बच्चा राइबोसोमल आरएनए। अब देखें, समझिए इस बात को। डीएनए इन्फॉर्मेशन भेज दी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में राइबोसोम के पास। राइबोसोम ने उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा मैसेंजर आरएनए से, और ट्रांसफ़र आरएनए से सारे के सारे जितने भी यानी कि अमाइनो एसिड, मिसाल के तौर पर 25 अमाइनो एसिड, यानी कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन आई थी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कि 25 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है। तो मैसेंजर राइबोसोम ने उस एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन पढ़ के ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू 25 के 25 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे मंगवा लिए। अब यहाँ पे 25 के 25 अमाइनो एसिड्स मंगवा लिए राइबोसोम ने, लेकिन उनको जोड़ना है। क्या करना है? उनको जोड़ना है। तो जोड़ने का काम, जोड़ना है और एक चेन में उनको अरेंज करना है ताकि प्रोटीन बन सके। अब वो जोड़ने का काम हो, यानी कि अब जैसे आप जाते हैं ना मेरे बच्चा कि आपने मिसाल के तौर पर आटा बनाना है, ठीक है, आटा बनाना है, तो आप जाके गंदम चक्की पे आप किसी बंदे को भेजते हैं, ठीक है, कि जाओ भाई घर से गंदम उठा के ले आओ। वो उठा के ले आता है, ठीक है, आपके पास गंदम पहुंचाई, लेकिन आपने अब उसका आटा बनाना है। तो आटा बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, चक्की की। तो ऐसे ही अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, लेकिन अब उसको मशीन के अंदर डालना है, और वो मशीन क्या है? राइबोसोमल आरएनए। इट एक्ट एज मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मेरा बच्चा, उन अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स के अंदर डाला जाएगा, और राइबोसोम क्या करेंगे, और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा मेरा बच्चा? उन अमाइनो एसिड से क्या बनवाएगा? प्रोटीन बनवाएगा मेरा बच्चा। अच्छा, आरएनए इज द, जैसे हमने इधर बात की थी कि मैसेंजर आरएनए मेरा बच्चा 3 to 4% होता है,
ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% होता है, लेकिन जो आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है ना, ये टोटल आरएनए का 80% होता है मेरा बच्चा। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में ये ऐसे लिखा गया है कि इसकी समझ भी नहीं आती, लेकिन मैं बहुत आसान करके आपको बता देता हूँ। आउट ऑफ द 80%, 40 to 50% आरएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। मेरा बच्चा देखिए ना, जो आपके पास राइबोसोम होता है ना, वो भी आरएनए का बना होता है। राइबोसोम भी ये देखे ना, ये आपके मिसाल के तौर पर ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, मैं इधर बना दूँ ये राइबोसोम, तो ये राइबोसोम खुद भी आरएनए का बना हुआ है। किसका? आरएनए का बना हुआ है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे भी राइबोसोमल आरएनए एक मौजूद होता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, ये 40 to 50% होता है। टोटल हमने कहा था कि राइबोसोमल आरएनए 80% होता है। यहाँ पे हमने बात की है, देखिए यहाँ पे हमने क्या टोटल राइबोसोमल आरएनए 80% होता है, ठीक है। और वही राइबोसोमल आरएनए खुद को भी बनाता है, यानी कि वो 80% राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है, और 40 to 50% राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे ऊपर एक अलग से बनता है, और वो अलग से जो ऊपर बनता है राइबोसोम के ऊपर, उसका काम क्या होता है? अमाइनो एसिड्स को अरेंज करना ताकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाया जा सके। ये देखिए, आप इस बात की समझ आई मेरे बच्चा कि आउट ऑफ 80%, 40 to 50% आरएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इस 80 में से 40 से 50% आरएनए जो है ना, वो आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस में उसका काम होता है। तो 80% टोटल राइबोसोमल आरएनए होता है। उस 80% में से 40 से 50% राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है और बाकी राइबोसोम्स को बनाता है। अब बात क्लियर हुई मेरे बच्चा? On the surface of ribosome, messenger RNA and transfer RNA interact and translate information from DNA that carries messenger RNA into protein। अब क्या कहता है ये बात? ये नहीं आएगी समझ आपको, लेकिन मैं अब बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये राइबोसोम है मेरे बच्चे। राइबोसोम की जो सरफेस है ऊपर, जहाँ पे प्रोटीन नहीं बनना है, यहाँ पे क्या होगा कि जो मैसेंजर आरएनए भी पड़ा है यहाँ पे, और ट्रांसफर आरएनए भी पड़ा है आप यहाँ पे, तो ये इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट कैसे करेंगे मेरे बच्चा? यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है ना, तो मैसेंजर आरएनए क्या, ये इन्फॉर्मेशन लेके आए किससे? डीएनए से, कि भाई आपने 20 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है, और वो 20 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन कैसे बनेगी, यानी कि किस किस तरीके से आपने अमाइनो एसिड को अरेंज करना है। तो मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स इंफॉर्मेशन पड़ेगा, यानी कि अब ये देखिए ना, इनका आपस में इंटरेक्शन है। ये बता रहा है कि अमाइनो एसिड लाने कितने हैं, और पहले कौन सा लाना है, दूसरा कौन सा लेना है। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? इन अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पकड़ के लाता है। तो सरफेस के ऊपर ही दोनों काम कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कितने अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी है, और पहले कौन सा अमाइनो एसिड पकड़ के लाना है, और ये पकड़ के लेके आता है। ये बता रहा है, ये लेके आ रहा है मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपस में ताल्लुक बना के काम कर रहे हैं। तो ये था मेरा बच्चा आपके पास आरएनए वाला टॉपिक और इसकी तीनों टाइप्स। यहाँ पे आपके पास आरएनए ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था, ये पता नहीं 2022 में या 21 में या 20 में, अब मुझे ईयर याद नहीं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था, डिफाइन सेंट्रल डोगमा, ये क्वेश्चन आ गया था। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? अभी मैंने बच्चे आपको बात बताई थी, ये पेज नंबर 1 पे मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी ट्रांसक्रिप्शन की, कि डीएनए से आरएनए बनता है, और जिस प्रोसेस से बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो तीन तरह के, सॉरी आपके पास ना, ये इसको देख लें। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनेगा ना, तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी ना, तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। प्रोटीन जब बनेगी आरएनए से, तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो मेरा बच्चा, डीएनए से प्रोटीन का बनना, यानी कि ये जो 2 स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। अब इसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ मेरा बच्चा। सेंट्रल डोगमा इज अ प्रोसेस इन विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन। देखिए ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है मेरा बच्चा। The process in which genetic information flow in one direction, that is from DNA to RNA and then to
एंड देन RNA टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है मेरे बच्चा, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन DNA से RNA में आई, RNA से राइबोसोम के पास, और राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी, और एक ही फ्लो में इन्फॉर्मेशन आई। तो ये जो सारा प्रोसीजर है DNA से प्रोटीन बनने तक का, इसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं मेरा बच्चा। ठीक है, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, राइबोसोम वाला RNA वाला टॉपिक वहीं पे उसकी टाइप्स पे खत्म हो गया था, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब आपके पास सेकेंड चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, बड़ा आसान सा छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आपका सेकेंड ईयर कहता सेकेंड चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हो गया। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं मेरा बच्चा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइंड टू फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज से, जब वो आपस में मिलेंगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल दे देता हूँ मेरे बच्चा, पहली मिसाल दे देते हैं हम कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं तो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना वो आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब इसका काम क्या होता है, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऑल द सेल्स सेक्रीशन ऑल ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट इज हार्मोन्स। मेरे बच्चा एक सेल जो है ना अपनी जो सिक्रीशन देता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, वो सारे के सारे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये MCQs लग जाता है मेरा बच्चा कि सेल की जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, तो आपने कहना है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर वो हार्मोन्स बने होते हैं मेरे बच्चा। दूसरी एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स को जब लिपिड्स के साथ मिलाते हैं, पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ मिलाया तो ग्लाइकोप्रोटीन बने, लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड के साथ मिलाते हैं ना तो मेरे बच्चा आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। अब इसका ये भी आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, और इसका काम क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ग्लाइकोलिपिड्स इस्तेमाल होते हैं मेरा बच्चा, और ये ग्लाइकोलिपिड्स किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बने होते हैं मेरा बच्चा। तीसरी एग्जांपल हम दे देते हैं भाई कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की। लिपिड्स को जब प्रोटीन के साथ मिलाएं तो लिपोप्रोटीन बनती है। ये भी आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है मेरा बच्चा, और ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑलमोस्ट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। मेरा बच्चा एक मेम्ब्रेन की जितनी भी एक सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो एक सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलिज की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी हो सकती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो उसकी दोनों में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, उन सब में क्या पाया जाएगा मेरा बच्चा, लिपोप्रोटीन पाया जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, न्यूक्लिक एसिड को जब प्रोटीन के साथ मिलाया जाए, न्यूक्लिक एसिड को जब प्रोटीन के साथ मिलाया जाए तो आपके पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनती हैं। क्या बनती है, एक एग्जांपल है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है आपके पास न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन, ये भी बच्चे आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। क्या है, तो मेरा बच्चा न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन भी आपके पास क्या है, एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, और इसका काम क्या होता है मेरा बच्चा, इट प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन क्रोमोसोम को बनाने के लिए आपके पास न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन इस्तेमाल होती है मेरा बच्चा। सेकंड ईयर में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, पता नहीं चैप्टर कौन सा है, 20 है मेरे ख्याल में, तो उसमें जो है ना क्रोमोसोम न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, बहुत पेचीदगी में लिखा गया, इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसको, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं अगर आपको बताने लग जाऊँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको छोड़ें। और न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन एक तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है, दूसरा काम क्या करती है, इट आल्सो हेल्प्स इन जीन एक्सप्रेशन मेरा बच्चा। अब जीन एक्सप्रेशन में भी इसका रोल होता है। जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि जीन के पास जिस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि जीन से एक स्ट्रक्चर का बनना, जीन से एक चीज़ का बनना, उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं मेरा बच्चा। ठीक, यानी कि जीन एक्सप्रेस करके आगे जो प्रोडक्ट बनाता है उसको जीन की एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये मेरा बच्चा आपके पास सेकेंड ईयर बार सेकेंड ईयर आ जाती है। सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। अब आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है, इसके बाद चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे, और उसका पहला लेक्चर इंशाल्लाह सर रफ़ीउल्लाह साहब आपको डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपको डिलीवर करेंगे। तो सेकंड ईयर में बच्चे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं या जो मैम ने पढ़ाए हैं, आपको किसी भी किस्म का मसला हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हम, और ये बड़ा मसला नहीं बताना कि लेक्चर लंबा होता है, क्योंकि मैंने बच्चे बता चुका हूँ सिर्फ 2 ही लेक्चर होते हैं वीक में, तो हमने थोड़ा बहुत
हमें भी एहसास है, लेकिन क्योंकि 2 लेक्चर होते हैं तो आपके पास 6-7 दिन है, तो 7 दिनों में आप 2 लेक्चर्स को सुन सकते हैं और उनके नोट्स भी बना सकते हैं और उनको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो खुश रहें, गर्मी से बचें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।